अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाहिद सर आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो जिसमें आप 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो। क्लियर? और ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो बोर्ड ओरिएंटेड होगा। तो बिना देरी करते स्टार्ट आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज। सर एक ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जिसमें आप सिंपली करते हो स्टडी। सर किस चीज की स्टडी करते हो? चार्ज पार्टिकल। सर कौन से चार्ज पार्टिकल की? जो रेस्ट में होगा। यानी कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, क्या क्या चीज हो सकता है, वो इस चैप्टर में स्टडी आप करने जा रहे हो। तो सबसे पहले अगर हमें चार्ज को स्टडी करना है तो आप चार्ज को देखोगे, चार्ज होता क्या है। तो सिंपली अगर हम आपसे बात करेंगे कि चार्ज जो है ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है सर जिसकी वजह से फोर्स दूसरी बॉडीज या आप कह सकते हो एक्सपीरियंस कर सकता है। क्लियर? यानी कि दूसरी बॉडीज या खुद पे आप सिंपली कह सकते हो फोर्स एक्सर्ट ये कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कह सकते हो? चार्ज कह सकते हो। आप लोअर क्लास में देखते हो कि एक सिंपल सी एग्जाम्पल या आप कहोगे एक्टिविटी होती थी जिसमें आप कॉम लेते थे और कॉम के नजदीक आप छोटे छोटे घास के टुकड़े रखते थे। तो फिर आप देखते थे क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा? पहले अगर आप देखते थे नहीं अट्रैक्ट हो रहा था। सर उसके बाद आप कॉम को क्या कर रहे थे? किसी चीज से रब करते थे। सर उसके बाद इसी कॉम के नजदीक या यही जो घास के छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे उनके नजदीक जब आप कॉम लेके जा रहे थे सर ये इसके साथ क्या होते थे? चिपक जाते थे। सर चिपक जाने का मतलब ये हुआ कि यहां पे इन पे फोर्स एक्सर्ट हुआ। सर वो फोर्स किसकी वजह से? सर वही है चार्ज। क्लियर? ये चार्ज की वजह से फोर्स यहां पे एक्सर्ट हो रहा था। क्लियर? तो हम यहां पे सिंपल कह सकते हैं कि यहां पे चार्ज जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स जो है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो सकता है। सर यहां पे अगर आप देखोगे जिस तरह से मास जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडीज के दरमियान? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स सर के लिए आपको हमेशा याद रखना है चार्ज होना जरूरी है। तो आते नेक्स्ट स्लाइड को। सर अब यहां पे अगर आप देखोगे काइंड्स ऑफ चार्ज तो आपको पता ही होगा पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। सर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की बात अगर हम करेंगे सर नेगेटिव चार्ज वही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यानी कि द चार्ज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जो चार्ज एसोसिएटेड होता है किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे अगर आप फर्दर इसको समझोगे सर मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली जिसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल अमाउंट में है। तो अगर यहां से लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो लॉस जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी क्या रहेगी? यहां पे डेफिशिएंसी रहेगी। जब यहां पे आप देखोगे आप कह सकते हो यहां पे डेफिशिएंसी है। सर डेफिशिएंसी किनकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। और जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पे ही आप कह सकते हो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होगा? यहां पे सिंपली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जब आप बात करोगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां पे सिंपली कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस में है। और पॉजिटिव चार्ज का होने का मतलब है यहां पे डेफिशिएंसी है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स की। तो आते नेक्स्ट। सर नेक्स्ट जो आप को बोर्ड में टॉपिक पूछा जा सकता है, दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन से प्रॉपर्टीज? बहुत सारे प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट्स एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सर अगर हम एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज है, लेट इट बी, मैंने 3 बॉडीज कंसीडर की। सर इसके पास चार्ज जो है 3 कॉलम है, सर इसके पास 2 कॉलम है, सर इसके पास 5 कॉलम है। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज अगर हम आप कैलकुलेट करोगे, तो नेट चार्ज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम यहां पे सिंपली +3 कॉलम प्लस -2 कॉलम प्लस 5 कॉलम लिखेंगे। तो नेट चार्ज जब आप करोगे तो सिंपल एडिशन करोगे, प्लस माइनस हो गया -2 कॉलम और यहां पे 5 और 3 जो हो गए 8 कॉलम और -2 कॉलम, और यहां पे टोटल जो आएगा दैट इज 6 कॉलम। मतलब यहां पे इस एग्जांपल से आपको यह पता चला कि अगर सिस्टम का टोटल चार्ज आप लिखना चाहोगे तो इंडिविजुअल चार्जेस को क्या करना है? आपको सिंपली एडिशन करना है। कौन सा एडिशन सर? अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज एडिशन विद देयर साइन। यानी कि जो साइन होगी वही साइन लेनी है आपको। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। दैट मींस किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज इनवेरेंट। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर आप कोई बॉडी लोगे जो किस में होगा? रेस्ट में होगा। सर इसका चार्ज लेट इट बी कितना है? 3 कॉलम। अगर यही बॉडी अब क्या मोशन में आएगी, यानी कि इसके पास स्पीड है, तो अब मोशन में है, दैट मीन्स आपसे ये फिर से पूछा जा सकता है कि अब चार्ज कितना होगा? जब आप देखोगे सर वो चार्ज फिर भी कितना ही होता है? दैट्स 3 कॉलम ही होता है। इट मीन्स चार्ज जो रेस्ट में होगा वही चार्ज किस में होगा? मोशन में। मीन्स स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स चार्ज जो है वो है इनवेरेंट। तो वही यहां पे आपने देखा, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी जो है चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप लोगे तो उसका टोटल चार्ज जो बेटा रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब इसको भी हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें हमने 2 बॉडीज ली, एक के पास 2 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सर यहां पे 4 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे नेट चार्ज, सर नेट चार्ज निकालने के लिए हम इनको ऐड करेंगे, दैट्स 2 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मींस नेट चार्ज जो है 0। सर अब यहां पे कुछ प्रोसेस हो गई। सर प्रोसेस में क्या हुआ? आफ्टर प्रोसेस अगर आप देखोगे, मैं यहां पे सिंपली कहूंगा एक बॉडी लॉस कर रही है। सर लॉस क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स। लेट इट बी इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब लॉस करेगी तो यहां पे 2 प्रोटॉन पहले थे, सर 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। सर यहां पे 4 प्रोटॉन्स पहले से थे, सर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी कि अब यहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले। तो आफ्टर प्रोसेस जब आप नेट चार्ज निकालोगे तो नेट चार्ज कितना आएगा? दैट्स 2p प्लस 4e प्लस 4p प्लस 2e। तो अगेन अगर यहां पे देखोगे दैट मीन्स 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज क्या है? 0। बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस यहां पे अगर आप देखोगे इस सिस्टम का चार्ज क्या रह गया है? कांस्टेंट रह गया है। इट मींस चार्ज जो है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्लियर? तो यहां पे एक और एग्जांपल है, अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ऐड करोगे यानी कि वो जब आपस में
जुड़ जाते हैं तो यहां पे हमें क्या मिल रहे हैं, गामा रेडिएशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बिफोर रिएक्शन अगर आप देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है टोटल चार्ज जीरो, आफ्टर जो है वो गामा रेज मिल रहे, यानी आफ्टर भी क्या है, टोटल चार्ज क्या है, जीरो ही है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो चार्ज इज कंजर्व्ड। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझना चाहोगे, फिर से एक एग्जांपल से ही हम समझाएंगे आपको। सर मैंने एक बॉडी ली, कौन सी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, जिसका नेट चार्ज पहले इनिशियली क्या है, जीरो है। अब मुझे इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए मैं सबसे पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसका चार्ज जो है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सर और एक इलेक्ट्रॉन दिया, सर नेट चार्ज 2 ही। सर और इलेक्ट्रॉन दिया, नेट चार्ज 3। क्लियर। अब क्या मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं कि आपको मैं बोलूं 1/2 यानी कि हाफ इलेक्ट्रॉन दीजिए, क्या ऐसा कर सकता हूं, नो सर। क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, नो सर। क्लियर। या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या तो 3, या तो 4, या तो 5। मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से जब आप n इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो नेट चार्ज होगा वो n टाइम्स e होगा। क्लियर है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, ne। सर n क्या है, ये बिलोंग करता है इंटीजर्स को। सर e क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, या आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे आप कह सकते हो ये जो नेट चार्ज है किसी भी बॉडी का वो सर किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। अब एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है क्या, सर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को भी आप एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कह सकते हो और प्रोटॉन को भी। तो सिंपली यहां पे अगर आप देखोगे जो Q है वो किसके बराबर होगा, Ne के बराबर। यहां पे साथ में हम प्लस माइनस रखते हैं क्योंकि आपको पता है चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। सर इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जब आप देखोगे, नेक्स्ट यहां पे अगर आप देखोगे और एक टॉपिक है दैट इज कोलंबस लॉ। अब इस कोलंबस लॉ को समझते हैं। सर सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए हम 2 चार्ज पार्टिकल्स लेंगे, दैट्स Q1 और यहां पे और एक चार्ज पार्टिकल Q2। इनका नेचर या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। सर इनको हमने सेपरेशन पे रखा, किसी सेपरेशन पे रखा, लेट इट बी वो सेपरेशन कितनी है, R सेपरेशन। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, या ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा या तो अट्रैक्टिव, लेट इट बी हम अट्रैक्टिव मानेंगे। तो सर सबसे पहले ये जो Q1 है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड चार्ज पार्टिकल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दैट्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट हो रहा है ये इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब ये जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा है ये कितना होगा, सर उसी चीज को यहां पे डिस्कस या जो कोलम्बस लॉ है वो यहां से निकाल सकते हैं। तो कोलम्बस लॉ जो है वो हमें क्या कह रहा है, द force of attraction of or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब यहां पे जो फोर्स इन दोनों के दरमियान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस बात पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि इन चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उस बात पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट अगर ज्यादा आएगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगा,
ठीक है। अगर प्रोडक्ट कम आएगा इनका तो फोर्स भी कम ही आएगा। तो इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यही फोर्स दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। सर वो फैक्टर क्या है? इनके दरमियान जो सेपरेशन है सर वो क्या है? आर। तो यानी कि आप लिख सकते हो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केल। मतलब जितने ये नजदीक होंगे उतना ज्यादा इनके दरमियान फोर्स होगा। सर जितने एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही फोर्स इनके दरमियान कम होता जाएगा। ठीक है। तो यही दो पॉइंट्स को अगर आप ऐड करोगे या आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आप लिख सकते हो F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Q1 Q2 divided by R square. क्लियर? सर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट यहां पे यूज करेंगे जो है कोलम्बस कांस्टेंट की। सर Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सर अगर हम फर्दर यहां पे आप देखोगे सर इस फोर्स को आप लिख सकते हो K का वैल्यू जब आप दोगे सर वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या मिली हमें इक्वेशन जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कोलम्बस फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप नाम देते हो। सर यहां पे अगर आप बात करोगे जो K है सर इसका वैल्यू जो है दैट्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सर वो वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो वो होता है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर इसका यूनिट रहने वाला है। और यहां पे अगर आप बात करोगे ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या आप वैक्यूम भी कह सकते हो। सर इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है दैट्स 8.85 into 10⁻⁻12 into 10⁻⁻12 सर कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉलम स्क्वायर 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये है वैल्यू किसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये इक्वेशन जो है यही इक्वेशन जिस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? कोलम्बस फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आते हैं नेक्स्ट, इसी में फर्दर यहां पे जानेंगे। अगर आप देखोगे सिर्फ फोर्स जो है वो किसके बराबर है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हमने क्या कहा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हर एक मीडियम की परमिटिविटी डिफाइंड है, यानी कि अगर अदर मीडियम में होगा यही जो कॉम्बिनेशन है जो आपने Q1 और Q2 रखा था ये किसी और मीडियम में रखा होगा तो क्या फोर्स चेंज होगा? तो हम यहां पे आप सिंपल इक्वेशन को लिख सकते हो F डैश 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट जो है ये सिर्फ उस मीडियम यानी कि आप सिंपल कह सकते हो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए। बट अगर मीडियम चेंज हुआ तो यहां पे परमिटिविटी भी चेंज होगी क्योंकि हर एक मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होती है। तो यानी कि अदर मीडियम्स में यहां पे इक्वेशन जो है वो आएगी 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अगर यहां पे इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम देंगे इस इक्वेशन को सेकंड नाम देंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां पे F डिवाइड बाय F डैश क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1/4 एप्सिलॉन m Q1
Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले एप्सिलॉन 1/4 कैंसिल होगा। Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1/एप्सिलॉन नॉट बचा, सर यहां पे 1/एप्सिलॉन m बचा। रेसिप्रोकल होने के बाद यहां पे एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर इस रेशियो को आप नाम देते हो रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम देते हो? रिलेटिव परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन r से डिनोट किया जाता है, या इसी रेशियो को और एक नाम से जानते हैं, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे आप इक्वेशन जब आप लास्ट में देखोगे F डिवाइड बाय F डे जो है वो किसके बराबर आया? K के बराबर आया। यानी कि आप लिख सकते हो, यानी कि फोर्स इन अदर मीडियम जो होता है दैट्स फोर्स डिवाइड बाय K। इस K को यहां शिफ्ट किया, इस फोर्स को यहां शिफ्ट किया, तो फोर्स इन एनी अदर मीडियम होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी इस इक्वेशन से आपको साफ नजर आ रहा है कि फोर्स जो है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डिक्रीज होगा अदर मीडियम्स में, अदर मीडियम्स में बाय द फैक्टर K, बाय द फैक्टर K। क्लियर? चलिए अब इसी कोलंबस लॉ को आप किस फॉर्म में देखोगे? वेक्टर फॉर्म में देखोगे। सो वेक्टर फॉर्म में आपको अगर यहां पे समझना है तो सिंपली फिर से वही कॉम्बिनेशन लेंगे हम। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इनके दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज R। तो यहां पे सबसे पहले हमने ये देखा था, ये इस पे एक्सर्ट फोर्स करेगा दैट्स फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, और ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। सर इस फोर्स की डायरेक्शन जो है, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर जो होगा दैट्स R12 कैप। सर इस फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट्स R21 कैप। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। सर Q2 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसकी वजह से? Q1, उसको आपने नाम दिया है F21। सर किसके बराबर होगा? सर अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सर ये तो सिंपली किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में, बट वेक्टर फॉर्म में कैसे आप लिखोगे? सर यहां पे भी वेक्टर, सर इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर जो यहां है दैट्स R12 कैप, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। सर इसी तरह से आप देखोगे फोर्स ऑन पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q2 इज, सर फर्स्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसकी वजह से? सेकंड। सर उसको आपने नाम दिया है F12 वेक्टर दैट्स इक्विवेलेंट टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R12 कैप। तो इस तरह से आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बट यहां पे अगर आप देखोगे, आपको एक चीज तो पता ही है कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे R12 कैप जो है दैट्स इक्वल टू R21 कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोज, डायरेक्शन अपोजिट के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस। यानी कि R12 कैप जो है वो किसके बराबर हो सकता है? दैट्स माइनस टाइम्स R21 कैप। तो इसी बात को हम यूज करेंगे इन सेकंड, यूज इन इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड में यूज करोगे तो यहां पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सर R12 कैप की जगह आप लिख सकते हो माइनस R21 कैप। तो माइनस को आप पहले ही लिखोगे तो ये आएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R21 कैप।
बट अगर यहां पे आप देखोगे ये जो k q1 q2 by r square r21 गैप है, जिसको मैं मार्क भी यहां पे करूंगा, यहां पे मार्क भी करूंगा ये वाली टर्म। सर ये जो है ये तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखोगे ये किसके बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 वेक्टर। तो इस तरह से आपको ये भी प्रूव हुआ कि यहां पे थर्ड लॉ जो न्यूटन का है वो ओबे हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, या आपने कोलम्बस लॉ जो पढ़ा सर, वो ओबे क्या कर रहा है, न्यूटन इज थर्ड लॉ। ठीक है, तो यही सिग्निफिकेंस या यही आप देखोगे, यही इसकी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, वेक्टर फॉर्म जो है आप पढ़ रहे हो कोलम्बस लॉ के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सर नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें आपको सिंपली एक प्रिंसिपल समझना है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या चीज? तो सिंपली अगर आप देखोगे सर, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल Q0 हम लेंगे और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो ये इस पे एक्सर्ट फोर्स करेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्स होगा। सर लेट इट बी इस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, दैट्स F1। अब यहां पे दूसरा चार्ज पार्टिकल आया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस दैट्स R2। सर ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, F2। सर इसी तरह से Q3, सर इनके दरमियान जो सेपरेशन है दैट्स R3, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज F3। सो ऑन इसी तरह से अगर आप Qn पार्टिकल्स यानी कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लोगे, सर हर एक चार्ज पार्टिकल इस पे एक्सर्ट क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहां पे इस चार्ज पार्टिकल पे जितने भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या तो हो रहे हैं, सर उनका नेट सम या उनका नेट जो आप कैलकुलेट करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे सर, जो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस Fn वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो यही चीज क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस exerted on it due to all other charges। ठीक, तो यहां पे और एक पॉइंट यहां पे मैंने ऐड किया है इसमें, the force between charges is not affected by the presence of other charges। मतलब सर अगर इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान आप फोर्स कहोगे सर ये 2 न्यूटन है। ठीक है, जब ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल अब यहां पे आ गया, क्या इस चार्ज पार्टिकल की वजह से ये फोर्स कम होगा? नो सर, इस चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट या कोई भी असर नहीं होगा। यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है मैडम, तो चलिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, चलिए आते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? सर अगर यहां पे हम सिंपली बात करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, क्या इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट होगा? नो सर, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। बट यहां पे अगर हम और एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, क्या इस पे अब फोर्स एक्सर्ट होगा? यस सर, इस पे अब फोर्स एक्सर्ट होगा। मींस आपने इस चार्ज पार्टिकल को हटाया, ठीक है, तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। सर इस चार्ज पार्टिकल को लाया तो इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर? मींस यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। सर क्या ये एक ही साइड होगा? नो सर, चाहे आप यहां से रखो, चाहे आप यहां से रखो, चाहे आप यहां से रखो। क्लियर? तो मतलब एक रीजन में, एक स्पेस में ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स अपने शो कर रहे हैं, उसी रीजन को आप नाम क्या देते हो? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सर वो सिंपली रीजन अराउंड ए चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, in which its electrical effects
can be observed या experienced is called electric field. यानी सिंपली जिस रीजन या जिस स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, क्लियर, वो क्या करें, अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करें। सर उसी रीजन को आप क्या नाम दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नेक्स्ट जो है दैट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ या आप कह सकते हो इंटेंसिटी। मतलब सर ये जो अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक रीजन होता है एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड, ठीक है। अभी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो रीजन है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, उस चीज के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली आप कह सकते हो इंटेंसिटी। तो आए समझते हैं। सर मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, क्यों सर, मुझे यहां पे इस पॉइंट पी पे इसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इसके अराउंड, सर उसकी स्ट्रेंथ कहां पे देखनी है, पी पॉइंट पे। तो कैसे हम देखेंगे, तो सिंपली यहां पे एक हम टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, जिसका चार्ज बहुत ही स्मॉल होगा, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर सके, अगर कर भी सके तो नेग्लिजिबल होगा, तो उसका इसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो, क्लियर। तो एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमने यहां पे रखा, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे सर ये देखना है कि यहां पे कितनी स्ट्रेंथ है, तो सिंपली आप यहां पे कैलकुलेट क्या करोगे सर, आप यहां पे कैलकुलेट करोगे फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। सर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे ज्यादा होगा मीन स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है, अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप E से डिनोट करते हो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली आप उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखोगे, उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सर उसी चीज को उसी तरह से आप मेजर कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे आप सिंपली ये कह सकते हो, अगर यही मैथमेटिकली आप लिखोगे, आपने फोर्स यहां पे कैलकुलेट किया, सर किस पे कैलकुलेट किया, एक टेस्ट चार्ज पे, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर। अब यहां पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आप निकालना चाहोगे, वो फॉर्मूला से फोर्स का जो यूनिट है दैट्स न्यूटन, चार्ज का है कूलम, तो क्या आएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसके लिए सिंपल एक डायग्राम बनाऊंगा। सर डायग्राम में हम सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, क्यों सर, जो कहां पे रखा आपने, ओरिजिन पे। सर मुझे इस पॉइंट पे क्या देखना है, पॉइंट पी पे हमें क्या देखना है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। सर इस पॉइंट पी के लिए मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, दैट्स आर वेक्टर, क्लियर, जिसका यूनिट वेक्टर है आर के, क्लियर। अगर यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, दैट इज क्यू नॉट, क्लियर। तो यहां पे सिंपली आप देखोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। इस क्यू नॉट पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सर किसकी वजह से, क्यू की वजह से। सर वो कितना होगा, F इज इक्वल K टाइम्स Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे आप R कैप लिखोगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चीज सर, अब मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P is given
एज। सर अभी आपने फॉर्मूला पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट्स फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फोर्स जो है सर आपने कैलकुलेट किया दैट्स के क्यू नॉट इंटू आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बचा यहां पे के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमें मिली दैट्स के टाइम्स क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप आया, ठीक है। इसी चीज को अगर आप सिंपली किस में लिखना चाहोगे, स्केलर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर या तो आप लिख सकते हो के का वैल्यू पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनको समझते चलिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है पिक्टोरियल representation of electric field, यानी कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चराइज कर सकते हैं, क्लियर। तो उसी चीज के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मींस ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर। अब यहां पे अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which are drawn in such a way that tangent to the line at any point gives the direction of electric field at that point। मतलब ये ऐसे इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये रियल लाइंस नहीं होते। पहली बात, ये रियल लाइंस नहीं होते, ये इमेजिनरी लाइंस होते। तो ऐसे इमेजिनरी लाइंस होते जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि अगर हम इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये है टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे सर वो हमें डायरेक्शन देती है किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्लियर। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी में आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज को समझते हैं वन बाय वन। कुछ प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate या end on negative charge। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आप ड्रा करोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है मैडम। बट जब आप ड्रा करोगे चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ड्रा करोगे, बट यहां पे एक बात ख्याल रखना है आपको कि ऑरिजिनेट जो है वो कहां से, यानी कि यहां से निकलेंगे। टर्मिनेट कहां होंगे, यहां पे। मतलब ऐसे आप एरो ड्रॉ कर सकते हो। सर अगर आपने ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव चार्ज लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाई, मतलब ऐसे आपने एरो ड्रॉ किया। सर यहां पे इसको आप गलत कह सकते हो, क्योंकि ये आप कह रहे हो ये ऑरिजिनेट हुए हैं नेगेटिव और टर्मिनेट हुए पॉजिटिव। बट हमेशा याद रखना इनकी खासियत होती है ये पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट हो रहे और टर्मिनेट कहां पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, tangent at any point on electric field lines gives the direction of electric field at that point। ऑलरेडी जो यहां पे डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया। थर्ड प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब दो फील्ड लाइंस, फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड लाइन है, क्लियर सर, और ये एक फील्ड लाइन है। दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सर रीजन इसका व्हाई, सर क्योंकि सिंपली अगर आप देखोगे, अगर हम यहां पे पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इस करो के हिसाब से टेंजेंट ये आएगा, बट इस करो के हिसाब से टेंजेंट ये आएगा। सर ये हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहां पे सिंपल आप कह सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है।
क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए हमेशा याद रखना दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents the magnitude of electric field। मतलब सर देखिए, सर अगर यहां पे इस प्रॉपर्टी को समझेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हो, क्लोजर फील्ड लाइंस जो क्लोजर फील्ड लाइंस होते हैं बेटा, सर वो क्या होते हैं? सर सिंपली आप कह सकते हो वो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। सर अगर फॉर अवे हो, दूर फील्ड लाइंस हो, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब यहां पे आप सिंपली कह सकते हो, जहां पे डेंस में होंगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे या बी पे? तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे क्लोज टू ईच अदर है, यहां फॉर अवे टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है। तो आई होप फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब सर अगर यहां पे आप देखोगे एक चार्ज पार्टिकल है, लेट इट बी क्यू है, सर कितने फील्ड लाइंस यहां से निकले? मैंने यहां पे 4 ड्रॉ किए। सर और एक चार्ज पार्टिकल है, दैट्स 2q, सर यहां पे कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे? क्या वो भी 4 ही होंगे? नो सर। सर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या किया? डबल किया, मतलब फील्ड लाइंस भी जो है वो भी डबल ही होंगे। इट मीन्स कि यहां पे जो फील्ड लाइंस का नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज या सिंपली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। Now the property number 6, electric field lines are perpendicular to the surface of positively or negatively charged particle। मतलब सर अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों लोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहोगे, तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे आप? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर परपेंडिकुलर होनी चाहिए सर। और हमेशा परपेंडिकुलर अगर सर्कुलर में आपको ड्रॉ करनी हो तो हमेशा एक ऐसी लाइन खींचनी चाहिए जो लाइन कहां से पास हो? सेंटर से। अगर आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, मींस ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां पे जब भी आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे सर वो हमेशा सेंटर से पास हो, क्योंकि आपको याद रखना है कि फील्ड लाइंस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किस पे? सरफेस पे। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या चीज, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पे बात करेंगे हम एक पॉजिटिव चार्ज की प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज की दैट इज माइनस क्यू, ठीक है। तो दो चार्ज हमने लिए सर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम लिया और साथ साथ में हमने इनके दरमियान एक सेपरेशन रखी। जो सेपरेशन है यहां पे, जो यहां पे सेपरेशन हमने ली दैट इज 2a। क्लियर? ये जो कॉम्बिनेशन यहां पे बना सर, कॉम्बिनेशन किनका बना? 2 इक्वल चार्जेस का, 2 इक्वल और साथ साथ में अपोजिट चार्जेस का, और साथ में सेपरेट किया है आपने, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसी कॉम्बिनेशन को आप सिंपली नाम दे सकते हो एक इलेक्ट्रिक डायपोल। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges, that's q and minus q, separated by a small distance that is 2a। तो इसको आप सिंपली नाम दे सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल।
अब इस डायपोल जो आपने डिस्कस किया है, डायपोल, इसकी स्ट्रेंथ कैसे आप मेजर करोगे, उसके लिए आप पढ़ते हो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, जिसका मैग्नीट्यूड जब भी आप लिखना चाहोगे तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? आइदर चार्ज, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, दैट मींस q इनटू 2a। इसी प्रोडक्ट को आप कहते हो डायपोल मोमेंट, और जो डिनोट किया जाता है किससे? p से, दैट्स p इज इक्वल टू q इनटू 2a। क्लियर? इसी बात को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो q टू ए वेक्टर। ठीक है बेटा? और इसका एसआई यूनिट जो रहने वाला है चार्ज, और यहां पे कॉलम, और इसका जो है पर मीटर। ठीक, आई होप कि आपने यहां तक समझा होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।